जय हिंद। आज हम चैप्टर 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब सबसे पहले तो हमें यही है कि जो पार्ट का जो मेन हेडिंग है उसी से पता चल रहा है कि इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। मुख्य रूप से यदि देखा जाए इसमें तो व्यापार से कंपनी तक जो कंपनी है वो सत्ता स्थापित करती है, अर्थात कि जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से एंट्री करती है, वो यहाँ पर आती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर जो सत्ता है अपना साम्राज्य स्थापित करती है। उसी के बारे में हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सारी उस बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से आती है, कहाँ कहाँ पर उसके साथ में लड़ाइयाँ होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कौन कौन सी जगह पर ऐसी लड़ाइयाँ करती है और उसके बाद में पूरे भारत पर नियंत्रण कर लेती है। आई थी वो व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार के साथ साथ पूरे भारत पर यानी हमारे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेती है, पूरे हिंदुस्तान पर उनका अधिकार हो जाता है। तो किस प्रकार से ये जो अधिकार होता है वो सारा इस पार्ट के अंदर बताया गया है। तो जिनके अभी तक पहली बात जिन्होंने चैप्टर पहला नहीं पढ़ा है उसको पहला चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। और अब ये सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर हम व्यापार कंपनी करती है और किस प्रकार से हमारे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है उसको आज समझते हैं। बिन रुक के आज ही हम स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो जो दिल्ली थी उस दिल्ली पर मुगल जो थे उनका शासन था और यहाँ पर जो अंतिम जो कोई कह सकते हैं कि जो लास्ट में जो शक्तिशाली जो बादशाह रहा था, तो बादशाह मतलब जैसे राजा, तो जो सबसे शक्तिशाली जो राजा रहा था वो रहा था औरंगजेब। तो औरंगजेब यहाँ पर सबसे शक्तिशाली राजा था दिल्ली पर। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो औरंगजेब था वो एक कट्टर शासक था, यानी कि वो ज़्यादातर औरंगजेब पूरे भारत पर यानी दक्षिणी भारत पर देखा जाए यानी पूरे भारत पर लगभग लगभग उसका अधिकार हो चुका था और वही पूरे भारत पर अधिकार था उसका और वही पूरे भारत पर राज्य करता था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद में बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अब जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में उसके बाद में ये मृत्यु हुई थी 1707 में। तो 1707 के अंदर इसकी मृत्यु होने के बाद में और यहाँ पर अपने जो सत्ता थी वो दूसरों के हाथ में चली जाती है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत आमने सामने आने लगी, दिल्ली अधिक के दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं टिका सका। अब देखो जो शक्तिशाली था वो तो औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे और उनके जो राजा वगैरह आए थे उन्होंने अधिकार किया था, उन्होंने सत्ता को चलाया, लेकिन जितना औरंगजेब चला पाया था तो उसके बाद में और किसी ने उसको चला नहीं पाया था सत्ता। मतलब कि ज्यादा शक्तिशाली नहीं आई, जितने भी आए थे वो तो मतलब ज्यादा प्रभावी नहीं रहता और जितने अधिकार जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे वहां से हटने लगे थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जान सकते हैं कि औरंगजेब पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे? और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज थे वो हमारे भारत पर एक छोटी सी कंपनी के रूप में हमारे भारत में आए थे, यानी कि वो केवल व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ पर आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करके उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो एक दिन इतने विशाल साम्राज्य पर स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो उसी में ये भी बता रखा है कि आए तो वो एक तरह से सत्ता साम्राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, वो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। तो लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया? तो उसको आज इसमें समझने का प्रयास करते। देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, दो पूर्व है यानी कि हम विश्व के मैप को यदि देखेंगे तो उसके अंदर जो पूर्व है, पूरब में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी के नाम से लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया के अंदर आई थी। तो देखो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर था इजाजतनामा हासिल कर लिया था और कंपनी को पूरब में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। अब देखिए, जो ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, उसको उसके द्वारा वहां से व्यापार करने के लिए इजाजत मिल गई थी। इजाजत मतलब चार्टर जिसे हम बोलते हैं कि एक पन्ने के अंदर वो कि भाई हम यहाँ से जा सकते हैं। तो वो इस इजाजतनामे के ऊपर उन्होंने क्या मिल गया था, उनको इजाजतनामा या चार्टर पर अधिकार मिल गया था। 1600 ईस्वी में वहां से व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ पर भारत में आती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर एक नए इलाकों की खोज खगाल सकती है, वहां से सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप की कीमतों पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब
कंपनी आई है हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो दूसरी कंपनियां भी और आई थी, लेकिन उसको डर नहीं था कि भाई दूसरी कंपनी आएगी तो उसके साथ में हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन वो कंपनी अपने यहाँ पे आती है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। देखो, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़। यदि दो कंपनी यदि होड़ होगी तो वो ज्यादा पैसा मुनाफा नहीं कमा पाएगी। जैसे आप देखते हैं बाजार के अंदर यदि कोई दो दुकानें हैं तो दो दुकानों में होड़ के चक्कर में वो चीजों को सस्ती बेचते हैं। लेकिन यदि मार्केट के अंदर एक ही दुकान हो तो वो जो चीजें है ना उनको महंगी बेचता है, क्योंकि यदि आपको इच्छा हो तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि वो दुकान एक है, फिर हमको लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि एक ही दुकान है। इसलिए कंपनी जब आ रही थी तो जब सिंगल कंपनी आएगी यहाँ पर तो वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाएगी। लेकिन यदि दो कंपनी आएगी तो हम किसी को भी बेच सकते हैं। जैसे हमारा कोई बाजार में हम कोई चीज बेचना चाहते हैं तो यदि एक कंपनी आएगी तो हमको उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि कंपनी दो तीन चार कंपनियां आती है, कोई दो चार व्यापारी आते हैं तो हम उनको फिर ऑप्शन देते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कितने में लोगे, तो वो कहेगा नहीं इतने लूंगा, तो वो उससे ज्यादा दाम बताएगा तो हम उसको बेच देंगे। तो ऐसा ही होता है कंपनी के अंदर की, जब कंपनी अकेली आती है तो हम उसमें मुनाफा नहीं कमा पाते, लेकिन जब कंपनी दो तीन आती है तो हम उसको बेचने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ऑप्शन बढ़ गए थे, हमें लाभ भी होने लगा था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने तक रोक नहीं सकता था। जब इंग्लैंड की जहाज अफ्रीका में पश्चिमी तट पर छूटे केप और गुड होप को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर करते, तब पुर्तगालियों ने भारत की पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोज यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत में पहुंचने पर इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागरीय व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तब कुछ समय बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। देखो, हुआ ये था कि जो पहले जो व्यापार हुआ करता था वो पहले आपके कह सकते हैं हम स्थल मार्ग से हुआ करता था। लेकिन हम विश्व युद्ध की बात करें, ये तो आपका चैप्टर थोड़ा वैसा है, तो विश्व युद्ध की बात करें तो जो यूरोपीय जो देश थे उसके बीच में कुछ अरबी देश पड़ते हैं। तो अरबी देशों के बीच में होने की वजह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच का जो संपर्क था, जो स्थल मार्ग था, वो थोड़ा सा टूट गया था। हम बात करें कि जब ये व्यापार हुआ करता था तो उस समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले अरब वाले देशों से व्यापार करती थी। मतलब कि कुल मिलाकर ये कि मीडिएटर का काम कर रहा था। वो जो अरबी देश थे वो कर रहे थे, मतलब हमारे भारत से कुछ चीज खरीदते वो अरबी देश खरीदते, उसके बाद में वो हम लोग को बेचते थे। तो इस वजह से उनके बीच का जो लाभ था वो ज्यादा नहीं कमा पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्र की मार्ग की खोज की, और सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को द गामा, और वो 1498 ईस्वी में हमारे भारत के केरल के कालीकीट बंदरगाह पर पहुंचता है। अब थोड़ी सी मैं इतिहास की बात करूं तो केरल के कालीकीट बंदरगाह पर एक राजा था, राजा का नाम था जयमुरीन। तो जयमुरीन के पास में जो ये पहुंचता है, वहां पर वो व्यापार करने के लिए पहुंचता है। तो ये 1498 में सबसे पहले भारत में पहुंचता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भारत की खोज की थी 1498 में। अब क्या भारत, तो अब सवाल ये आता है कि क्या भारत पहले से नहीं था? क्या नहीं, भारत पहले से था, लेकिन जो यूरोपीय देशों के लिए, यूरोप वाले देशों के, यूरोप के जो देश है उनके लिए भारत का पहली बार खोजा जाना था। इसलिए यूरोप वाले देशों के लिए हो सकता है कि वो ये बात को कहे कि हमने भारत की सबसे पहले खोज की थी 1498 में, तो ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन हम यदि कहें तो हमारे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि भारत की खोज, क्योंकि भारत तो पहले से था। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा भारत पहले से था, इस वजह से हम भारत की खोज नहीं कह सकते। और जब सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया था तो वो सबसे पहले अफ्रीका की एक जगह पड़ती है केप ऑफ गुड होप, वहां पे आया था। इसी से हम उत्तमाशा द्वीप भी बोलते हैं। नहीं, देखिए, समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने वारे की सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी जबरदस्त की मांग थी। देखो, हमारे यहाँ से वो बहुत सारी रेशम सूती वस्त्र के साथ साथ में काली मिर्च, इलायची, दाल इलायची वगैरह, चीनी इलायची, ऐसी भी चीजों को, दालचीनी वगैरह खरीदते थे। यूरोपीय कंपनियों के बीच में बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी होड़ से भारतीय बाजारों पर इस चीजों की कमी बढ़ने लगी, उनमें से मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक रास्ता यह था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर देती। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ से व्यापारी कंपनियों के बीच में लड़ाइयां शुरू कर दी गई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब मौका मिले तो कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और इस माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार को मुनाफा कमाने इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग कंपनी के लिए मुश्किल होती जा रही थी। आइए देखिए किस प्रकार से हुआ। ये था, जो कंपनियां थी जो व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आ रही थी, वो कंपनियां अब एक दूसरे से, जैसे मान के चले हम दो कंपनी आई है,
तो जो कंपनी दो है उनमें से एक यदि सस्ते दाम पे खरीदेगी तो दूसरी बार उनसे लड़ने लग जाती है कि भाई तुमने इतना सस्ते दाम में क्यों खरीद लिया है चीज़ों को। तो कह सकते हैं कि जो दोनों कंपनियां आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, अब इन लड़ाइयाँ होने लगी तो इससे आपस में अब जिसके पास में जो ज़्यादा ताकत थी वो जीत जाता था। तो जब ये माल लेकर वापस जाते थे तो समुद्र में इनके बीच में लड़ाई होने लगी। अब जो जिस कंपनी के पास में ज़्यादा हथियार थे, ज़्यादा कह सकते हैं जो ताकतवर थी, वो जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को डुबा देती है, मतलब कि समुद्र के जहाज़ को डुबा देती है। तो उनका व्यापार भी धीरे-धीरे ठप होने लगा। तो कुछ कंपनियों ने सोचा कि इससे व्यापार से अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाए, मतलब कि हम व्यापार ही नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा भी होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। देखो जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आती है और वो बंगाल में आकर अपना व्यापार स्थापित करती है। तो देखो बंगाल में आती है, सबसे पहले बंगाल में स्थापित करती है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। भारत में सबसे पहले जो कंपनी जो व्यापार स्थापित करती है वो कहाँ से स्टार्ट करती है, तो वो बंगाल से स्टार्ट करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। देखो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली के किनारे पर शुरू हुई थी। देखो एक नदी आती है हमारे गंगोत्री से निकल कर आती है गंगा, और उस गंगा में से पश्चिम बंगाल में से एक शाखा निकली है, मतलब उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी। देखो जब ये गंगा नदी आती है तो वहां पर एक बांध बनाया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर जिसका नाम है फरक्का बांध। उस फरक्का बांध से एक नदी निकाली गई है, उस नदी का नाम है हुगली नदी। तो देखो जब कंपनी आती है तो वो 1600 ईस्वी में आ गई थी, लेकिन 1651 साल बाद में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1600 से और 1651 के बीच में 51 साल बाद में वो कंपनी यहाँ पर क्या करती है, इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित कर लेती है। मतलब अब पहले तो वो व्यापार करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या बना लेती है, फैक्ट्री बना लेती है। तो इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर फैक्ट्री हुगली किनारे बनाई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। देखो उस टाइम पे, अभी जो हम इनको व्यापारी बोलते हैं, उस टाइम पर उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिन्हें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास में आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। अब देखो जो कंपनी ने फैक्ट्री बनाई थी उस कंपनी का व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा, मतलब बढ़ने लगा। तो जो काम करने वाले लोग थे उनको कहा था उनको, अब तुम दूर से आते हो तो इस कंपनी में काम करते हो तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से आप क्या कीजिए, हमारे कंपनी के पास में यहीं पे घर बनाइए, यहीं पे रहने लग जाइए और कंपनी के पास में रहने लगे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था, और दो साल बाद में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था। देखो जब कंपनी अपना व्यापार बढ़ने लगा था तो कंपनी ने क्या किया कि अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ में जो कुछ जमीनें थी, उसके पास जमीनें कम की थी, तो उसने मुगल बादशाहों से वहां पर उन्होंने बात की और मुख्य रूप से 3 गांव उन्होंने वहां से खरीद लिए। मतलब गांव का मतलब क्षेत्र खरीद लिए थे अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। तो उनमें से एक जो गांव था वो था कालिकाता। कालिकाता जिसे हम वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं। इनमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बन गया था, कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का मतलब होता है आदेश जारी करते। तो कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने। अब उन्होंने जाकर औरंगजेब से बात की, क्योंकि उस टाइम में मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब था। तो औरंगजेब से जाकर बात की उन्होंने और औरंगजेब से कहा कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, तो हमें जो व्यापार करते हो उसमें से जो व्यापार होता है उसके अंदर शुल्क लिया जाता है। शुल्क मतलब टैक्स। तो जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स में से हमें कमी कर दी जाए, मतलब कि या तो हम टैक्स को हटा दिया जाए या फिर शुल्क को थोड़ा कम किया जाए, शुल्क मुक्त व्यापार कर दिया जाए। शुल्क मुक्त मतलब क्या होता है कि बिना शुल्क के, विदाउट टैक्स ना, विदाउट टैक्स से व्यापार किया जाए, हम पे से कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। तो फरमान एक आदेश जारी करवाया था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करके अपने पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने फरमान के केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चाहते थे यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान क्यों ना विरोध करते। हुआ यह था कि जब उन्होंने औरंगजेब से ये बात की तो उनको थोड़ा सा रिश्वत देकर उन्होंने टैक्स को तो विदाउट टैक्स करवा लिया था, यानी कि बिना शुल्क के ही व्यापार करने लगे। लेकिन ये वहां बैठे, दिल्ली में बैठे औरंगजेब के लिए सही हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र में जैसे जो कोई रह रहा है उस क्षेत्र के अंदर, तो उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही खराब था। क्योंकि दिल्ली में रहता हुआ बादशाह यदि एक जगह से उसको टैक्स नहीं आएगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो जिस जगह पर उनका राज्य, जैसे दूसरा राजा बैठा हुआ है, जैसे मान के चले बंगाल में, तो बंगाल में राजा था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान को ये बुरा लगने लगा। मुर्शिद कुली खान ने सोचा कि यार ये जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मेरे यहाँ रहती है, और औरंगजेब ने कह दिया कि आप टैक्स मत लो इससे। तो कैसे नहीं लिए टैक्स, मतलब मेरे क्षेत्र में रहकर और मुझसे मैं टैक्स नहीं लूँ,
औरंगजेब टैक्स नहीं ले तो उसके तो चलो कोई पश्चिम बंगाल से नहीं तो किसी दूसरे क्षेत्र से टैक्स आ जाएगा, लेकिन यदि मैं टैक्स नहीं लूंगा तो ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देगी तो फिर मेरा तो क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो टैक्स बहुत हो। तो अब जो मुर्शिद कुली खान है उसके जो राजस्व था, मतलब कि जो उसको टैक्स मिलता था उसमें उसको टैक्स नहीं मिल रहा था, तो नहीं मिल रहा था तो उसने मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ में कुछ से बातों में कहा सुनी हो गई और फिर उसके बाद उनके बीच में थोड़ा सा विवाद होने लगा। देखो मैं बात करूं कि जो बंगाल के जो राजा थे, अब हम कह सकते हैं कि राजा, और वैसे उनको बोला जाता था नवाब। तो जो सबसे पहले था उसका नाम था, वहाँ पे जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, उसके बाद में बना था अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के बाद में एक नवाब बनता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो जो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी वो मुर्शिद कुली खान के समय से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में अली वर्दी खान आता है, उसके बाद में सिराजुद्दौला आता है। तो अब देखते हैं देखो कैसे क्या होता है। व्यापार से युद्धों तक 18वीं शताब्दी में शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। अब इधर क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। दिल्ली में जैसे ही औरंगजेब मरा तो जो बंगाल के नवाब थे, तो नवाबों ने सोचा कि यार ये जो टैक्स देने का काम, इनको जो छूट देती वो औरंगजेब ने दी, अब औरंगजेब मर गया है तो इसका मतलब ये है कि अब हम टैक्स लेंगे आपसे। तो औरंगजेब ने जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो इधर इन्होंने जो नवाब थे बंगाल के, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें तो अब टैक्स दो। उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि क्यों टैक्स दें, हमने औरंगजेब से बात कर रखी है, औरंगजेब से हमने बात कर रही है कि हम बिना टैक्स में। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब कहाँ है, बताओ औरंगजेब कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से हमने बात की थी, तो औरंगजेब तो मर गए तो उनका टैक्स के साथ में उनका भी चला गया था, हम जो टैक्स लेंगे हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब देखो जो नवाब बन गए हैं वो सिराजुद्दौला बन गए, इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने से बदले में कंपनी नजराने मांगने लगे, उन्हें सिक्का ढाने का अधिकार नहीं दिया गया और वो अपनी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की और उनकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही थी। अब नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, अपने अफसरों में अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों से उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया था। अब बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने कहा कि नहीं ये टैक्स वगैरह हमें टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे यदि रहोगे तो, और हम ये जो आपको जो जमीन दे रहे हैं ना उस जमीन को नहीं देंगे, साथ में आप यहाँ पे काम करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनको भी हमको सही से टैक्स देना पड़ेगा, आप लोग लगान लेते हो वो भी हमको सही से जो लगान लेते हो उस पर कम करनी पड़ेगी, हम जो टैक्स व्यापार करोगे तो हम इन पे से टैक्स लेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से बंगाल के जो नवाब है और ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में क्या सुनी हो गई है और वो उन पे टैक्स लेना चाहते हैं। तो इसी बीच में अब लड़ाई का जो माहौल बन रहा है वो यहीं से इसी वजह से बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो व्यापार करे, बिना टैक्स के व्यापार करे, पूरे क्षेत्र पर अधिकार करे, लेकिन इधर बंगाल के जो नवाब थे वो मना कर रहे हैं कि नहीं हमें तो टैक्स चाहिए, हम टैक्स लेंगे और हम तुमको किसी प्रकार का क्षेत्र भी नहीं देंगे ना, आपकी जो कंपनी जो किलेबंदी कर रहे हैं वो किलेबंदी भी रुकवा दीजिए, जो सिक्के ढाने का अधिकार था वो नहीं दिया, भाई तुम अपनी करेंसी नहीं चला सकते। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों को वेतों की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो सकता है, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी कह रही थी कि भाई हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारा व्यापार तभी सक्सेस होगा तब आप हमारे व्यापार से शुल्क हटा दोगे। और सीधी सी बात है ही वही कि यदि किसी चीज पर हम टैक्स लगा रहे हैं तो वो टैक्स यदि ज्यादा लगेगा तो फिर हमारा जो कंपनी है उसको फायदा बहुत कम होगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो व्यापार तभी सरकार शुल्क हटाएगी तभी हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपने व्यापार फैलाने के लिए कंपनी की आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करवाना होगा। ये टकराव प्रतिदिन गंभीर होते गए, इन टकराव परिणाम इस प्लास्टिक युद्ध से शुरू होता है। अब कंपनी चाहती थी कि यदि हमारा व्यापार तभी सक्सेसफुल हो सकता है तब हमारे पास में गांव हो, जमीन हो और कुछ लोग होंगे और हमारा सिक्के ढाने का अधिकार हमारे पास में होगा, तभी जाकर हमारा व्यापार होता है। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो लोग थे उन लोगों के मध्य के अंदर एक युद्ध होता है, और युद्ध होता है प्लास्टिक का युद्ध, उसके बाद में एक बक्सर का युद्ध होता है। इन चीजों की सारे की बात हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।